Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज आपको इस पूरी वीडियो को ईजी और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 100% जो पूरा रिटेन है कंटेंट इसका रिटेन कर पाएंगे, और इसी के साथ आप इस चैप्टर के महारथी बन जाएंगे। ऐसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से तो आप 1 सेकंड के अंदर उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, तो आपके दिमाग में कई सारे चैप्टर्स आए होंगे। क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, मेनली इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे लेकिन डेवलपमेंट आप दूसरी नज़र से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल दूसरी नज़र से। पॉलिटिकल थ्योरी में डेवलपमेंट आप दूसरी नज़र से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट के टर्म की मीनिंग को लेकर। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट के सोशल और एनवायरनमेंटल कॉस्ट हैं उनको लेकर बात करेंगे। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम कई सालों से बात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन है डेवलपमेंट के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचनाएं हैं जो भी हमारे एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट मॉडल को लेकर है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। हम स्टार्ट करेंगे कॉमन अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट से। फिर उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से फेस की जाती है। और फिर उसके बाद लेटर सेक्शन में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से रास्ते हैं जिस तरीके से हम इन सारी की सारी परेशानियों को एड्रेस कर सकते हैं, और उनके कुछ अल्टरनेटिव वेज़ हैं वो निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न और एज अ आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जो चीज़ें आपकी नीड्स हैं फुलफ़िल होने वाली हैं, और आपको नई नई चीज़ें इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की टर्म को लेकर कि इसकी मीनिंग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा डेवलपमेंट की। तो देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच एम्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फॉर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। यानी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम करता है कि सोसाइटी में प्रोग्रेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। तो देखिए, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कई सारे टाइप के जो डेवलपमेंट है वो काम आते हैं। उसी के साथ नेशनल बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन भी इंक्लूड होता है। तो ये पूरी तरीके से मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ जो डेवलपमेंट है वो कई लोगों के लिए एस्पिरेशन है। मैं क्या समझता हूँ, हर बंदे के लिए एस्पिरेशन है एक बेटर लाइफ को जीने के लिए, जिसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें हर बंदा चाहता है कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आए, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन आए। साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये सबसे पहली कंडीशन होती है डेवलपमेंट के लिए आजकल के ज़माने में। उसी के सेम टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट के कुछ फ़ायदे भी हैं। द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। तो देखिए, अब ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ। मैं ये माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहा, उसी के साथ मैं ये मैक्रो लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे, या मैं कह सकता हूँ ग्लोबल लेवल पे भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, उसने कब अपनी रफ्तार पकड़ी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का उसने मोमेंटम पकड़ा 1950s के बाद से और 1960 के बीच में, या आप कह सकते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसने मोमेंटम पकड़ा। कब? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जब लार्ज नंबर ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, यानी हम अपनी बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से हमने कर ली, और फुल जो सोवरेनिटी है अपने कंट्री के लिए हासिल कर ली। तो इससे क्या हुआ, जो इमीडिएट इशू था हमारे सामने बना, कई सारे इश्यूज़ थे हमारे सामने, पॉवर्टी के यानी गरीबी के थे, बेरोजगारी के थे, इलिटरेसी के थे, क्योंकि कॉलोनिज़म के कारण जो हमारी कंट्री की जो भी वेल्थ थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। माल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ थे, डिसीज़ यानी बीमारियों के थे, भुखमरी के थे, गरीबी के थे, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, बहुत सारे इश्यूज़ इस तरीके से लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारे के सारे इशू को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और मेनली बात करें इसका रिसोर्सेज थे, यानी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट मॉडल तैयार करना ही था, क्योंकि हमें अपने जो भी अवेलेबल इसका रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके ही इन सारी परेशानियों को समाप्त करना था। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का वो उठना शुरू हुआ, और इन प्रॉब्लम को देखते हुए कई सारे डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं वो बनने शुरू हो गए।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि डेवलपमेंट के लिए दो प्री कंडीशन होती हैं, मॉडर्न टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, या मैं कह सकता हूँ मॉडर्न टाइप्स की जितनी भी मशीन्स होती हैं, साइंटिफिक नॉलेज होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब आप इन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपके इसके पीछे के जितने भी डीमेरिट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सबको नहीं भूलना चाहिए, जिसमें आपके सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, जो कि सोशली और इन्वायरमेंटली काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है डेवलपमेंट की वजह से। चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोशली, यानी सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है 3 नंबर में या 5 नंबर में। तो चलिए बात कर लेते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट के बारे में, जिससे क्या होता है, जितने भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बड़े बड़े, और जितने भी लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डैम का एग्जांपल आजकल बहुत दिया जाता है कि मान लीजिए कहीं डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाना पड़ेगा, उनकी जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनको हो सकता है उनके नज़रिए से बर्बाद किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे फ़ायदे भी हैं लेकिन डीमेरिट्स भी हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो इस तरीके से जितने भी उनका लाइवलीहुड है वो उसके साथ छेड़खानी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनता है इसी सोशल कॉस्ट में कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम, जॉब्स, सोसाइटी। क्यों? अर्बनाइजेशन की वजह से। शहरीकरण, यानी कि अपनी नौकरी पाने के लिए गांव से लोग शहर जाते हैं, जॉब के सर्च में, होम के सर्च में, यानी घर रहने के लिए, और सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए। ये भी माइंडसेट लोगों का बना हुआ है। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाता है। तीसरा जो सोशल कॉस्ट है वो ये है कि इसमें क्या होता है, हमारा कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशनल स्किल है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का ट्रेडिशन, फ्लोरा और फौना यानी एनिमल्स और प्लांट्स, इन सब का भी लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसके कारण कई सारे सोशल मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सोशल मूवमेंट कैसे? जैसे कि हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, ये सारे के सारे, जैसे मैं बात करूं अगर आपकी जो चिपको मूवमेंट की, तो यहाँ पे ये ऑन गोइंग जो डैम्स प्रोजेक्ट चलते हैं उनके खिलाफ भी चलते हैं। जो ट्रीज़ है, चिपको मूवमेंट पार्टिकुलरली ट्रीज़ को बचाने के लिए किया गया था, जहाँ पे ट्रीज़ को लेकर चिपक गए थे। तो ये एक तरीके से मूवमेंट जो क्रिएट होते हैं उनका जो मेन कारण होता है वो डेवलपमेंट की वजह से जो डीमेरिट्स आते हैं उनकी वजह से ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये क्रिएट होते हैं, और ये सारे मूवमेंट्स इतनी बड़ी फॉर्म ले लेते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, जो आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे आशा है आपको सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज जैसे मैंने समझाया है सोशल कॉस्ट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पे कई सारे इसके एनवायरमेंटल के इफेक्ट्स हैं डेवलपमेंट में। जब भी हम बात करते हैं, पहला इफेक्ट्स आपको पता चल गया होगा, डिफॉरेस्टेशन की बात करने वाले हैं हम, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, लैंड स्लाइड होता है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, माइग्रेशन तो होता ही है, वहीं उसी के साथ वाइल्ड लाइफ और जितने भी हमारे वैल्यूएबल हब्स हैं यानी जड़ी बूटियाँ हैं उन सब का भी लॉस होता ही होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनता है, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर रखे हैं ताकि सारे के सारे एंगल से हम जो पूरा इन्वायरमेंटल का जो टॉपिक है कोस्ट का, उसको हम कवर कर सकें। यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो में जितनी भी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश होती हैं, चाहे वो माइनिंग फैक्ट्रीज़ हो या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कोस्ट हम ले सकते हैं डेवलपमेंट की राह में। तीसरा, आज भी आप देखते हैं जो हमारी एयर है, वाटर क्वालिटी है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है। किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। उसी के साथ यहाँ पे ग्रीन उसके जितने भी गैसेज हैं जिन एमिट करती हैं, उसकी वजह से जो हमारी आइस वगैरह मेल्ट हो रही हैं अंटार्कटिक में या आर्टिक में, जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रही हैं, उससे भी बहुत बड़ी हमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। चौथा हमारा, आपको पता ही है, फेमस है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से, यानी जो धीरे धीरे ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, इन सब की वजह से उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक्सेसिव एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी बोलते हैं, जिससे बहुत बड़ा जो क्लाइमेट चेंज है वो आजकल के सालों में, पिछले कुछ सालों में और आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा और मिलता रहा है। मैन मेड डिजास्टर्स के साथ, मैन मेड प्रॉब्लम के साथ साथ हमें, यानी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें नेचुरल डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़, सूखापन जब आ जाता है, ड्रॉट, अर्थक्वेक यानी भूकंप, सुनामी, और भी बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर आप लिस्ट ले सकते हैं। तो ये नेचुरल डिजास्टर भी एक तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड लेवल फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स वगैरह सूख जाती हैं, पोन्स वगैरह सूख जाती हैं,
जो सी का लेवल है वो राइज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है। ये सारे के सारे हमें डेवलपमेंट की राह में इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मुझे आशा है एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड डिस्प्लेसमेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हमने बात की एयर और वाटर क्वालिटी के बारे में, जो कि बुरी तरीके से अफेक्ट होती है और पॉल्यूशन बढ़ता है। फिर उसके बाद ग्रीन हाउसेस की इसी में जोड़ रखा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चौथे पॉइंट में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और CFC के बारे में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। और पांचवा आपका नेचुरल डिजास्टर। तो देखिए ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा नंबर खींचने वाला चैप्टर है। तो इसलिए मुझे आशा है आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में आपने क्लास 10 के ज्योग्राफी में भी सुना होगा, इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डीप एनालिसिस करके एक्सप्लेनेशन के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो पूरी तरीके से एसोसिएटेड है किसके साथ, जो इन्वायरमेंट और उसके बेनिफिट्स हैं वो प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलती रहे, और हम जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से एक बैलेंस वे में यूज़ करें। उसी को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पूरी तरीके से जो हमारा माइंड है, जो पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है, यानी बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में, तो समझाने की पूरी कोशिश करें तो यहाँ पे जो मॉडल है वो ये है कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, यानी जो हमें अभी इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, उसको बिना हार्म करते हुए, हमारे इकोसिस्टम को बिना हार्म करते हुए को एग्जिस्ट करना चाहता है हार्मोनियसली, यानी प्रॉस्पेरिटी के साथ, पीस के साथ, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो मिनिमल तौर पे जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बनी रहे। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पूरी तरीके से एडवोकेट करता है कि ह्यूमन बींग जो हैं वो नेचर के साथ जितना क्लोज रहें उतना ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो आप क्लास 10 से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो देखिए जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम कई तरीके से अचीव कर सकते हैं। थ्रू जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से, सही ढंग से यूज़ करें तो ये काम बन सकता है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी ने बोला है कि हमें अपने रिसोर्सेज को अपनी नीड के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी ग्रीड के हिसाब से। कहने का मतलब है हमें लालच के लिए या हमें तिजोरी भर के कोई ऐसा चीज़ नहीं करनी कि हम अपने रिसोर्सेज को तिजोरी भर के भर लेते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। हमें उसमें मिनिमल नीड्स हमारी इसमें पूरी हो रही है, उस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगला है आपका ग्रीन एंड क्लीनर टेक्नोलॉजी, यानी उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जो कि ग्रीन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हों। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना जो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जैसे कि हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें एग्जांपल लिए जा सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो हम सब उठा सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, अफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे तरीके हैं जो स्टेप उठा के हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स हमें लेने चाहिए, और इसी के साथ जो हमारी जितने भी आर्टिफिशियल नीड्स हैं उन सबको हमें कट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। हमें एक बेस प्रोडक्शन चाहिए और एक इको फ्रेंडली अप्रोच चाहिए, जो हमारे इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है इंडस्ट्री में वो यूज़ करना, या मैं कह सकता हूँ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना जो कि सोशल एनर्जी से यूज़ की गई हो, या बायोगैस से यूज़ की गई हो, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और भी जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई हो उसको प्रमोट करना चाहिए, या तो उसको यूज़ करना चाहिए। आप जो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। ये सारे के सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ये सारे के सारे तरीके इस रिगार्ड में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसलिए डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक साथ जाना चाहिए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए, और हम सबको ये क्षण ज़रूर लेना चाहिए कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ चलें। इसी के साथ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है आपके एग्ज़ाम में, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की डेवलपमेंट की मीनिंग के बारे में, इसके कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में, सोशली हो या वो इन्वायरमेंटली हो। फिर उसके बाद हमने बात की कि इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट,
यानी कौन कौन से डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं वो प्रेजेंट हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कौन कौन से मॉडल से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये काफ़ी मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2-3 हैं, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एक एक करके। पहला है हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल। ये कौन सा मॉडल होता है भाई? तो देखिए, इस मॉडल को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कभी कभार कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इस टाइप का जो मॉडल होता है ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। कैपिटलिस्ट कंट्री यानी वो कंट्री जो पूंजीवाद या जहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी हो। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए हो गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमारी कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो देखिए, जो मॉडल है ये न्यूली लिबरेटेड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के द्वारा भी आजकल अडॉप्ट किया जा रहा है। जितनी भी हमारे न्यूली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, फेयर वेज सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेनली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इसके बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस मॉडल के। तो देखिए, पूरी तरीके से लार्ज स्केल रैशनलाइजेशन है जो फैक्ट्रीज़ का, उनके पूरी तरीके से खिलाफ है। बैंक, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, इन सब के जो भी रैशनलाइजेशन होता है उन सब के पूरी तरीके से खिलाफ है। और ये प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है और उसी के साथ वेलफेयर स्टेट को भी सपोर्ट करता है। हालांकि ये जो है फ्री मार्केट इकनॉमी है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं, वो आपको प्राइवेट देखने को मिलती हैं। और जो कैपिटलिस्ट यानी जो मैं कह सकता हूँ कैपिटल एक तरीके से कंसंट्रेट हो जाता है कंसंट्रेटेड वे में, उसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये कैपिटलिस्ट आपको ज़्यादा देखने को इस कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। हमारा अगला मॉडल है वो है सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? तो देखिए, ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ये सबसे पहले सोवियत यूनियन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, चाइना के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। सोवियत यूनियन के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए, ये होता क्या है सोशलिस्ट मॉडल, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये जो टाइप का मॉडल होता है पूरी तरीके से स्टेट ओनरशिप के ऊपर ज़्यादा जोर डालता है। यानी कि जो भी प्रोडक्शन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी एक्सचेंज है, कुल मिला के बात करें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ये पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्राम, ज़्यादातर इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अपोज करता है, उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा जब सोवियत यूनियन के बारे में, तो ये इकोनॉमिक मॉडल या ये डेवलपमेंट का मॉडल आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। तो देखिए, जो हमारा अगला मॉडल है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ये हमारा लास्ट मॉडल है। इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में ये जो डेवलप किया गया है ये ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, और कई सारी जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके भी द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। ये कौन सा मॉडल है? तो देखिए, इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में कई कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दोनों का ये फाइन मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इस मॉडल में चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों को ऑपरेट किया जाता है। इस मॉडल में ज़्यादातर जो जोर है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर पे दिया जाता है। किसके थ्रू? लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, और अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया जाता है। यहाँ पे मेनली पार्टिकुलरली बात करें तो जो सोशल वेलफेयर का काम होता है वो हमारे मार्जिनाइज सेक्शन है जितने भी हमारे सोसाइटी के, उन सब के लिए काम होता है। जैसे कि माइनॉरिटीज़ के लिए, कुछ हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट से हो चाहे किसी भी बेसिस पे हो, तो कई सारे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वही बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे कामों के लिए। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी साथ में लेते हुए चलते हैं, और इसी मॉडल को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब देखिए, जैसे कि आपने तीनों मॉडल के बारे में जान लिया, चाहे वो हमारा लिबरल मॉडल हो जिसे हम फ्री मार्केट मॉडल भी कहते हैं, इकोनॉमी भी कहते हैं, फिर उसके बाद चाहे वो हमारा सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद चाहे वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हो। तो ये सारे के सारे मॉडल्स को जानने के बाद जितने भी हमारे हैं वहाँ पे कुछ आपको लिमिटेशंस भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे क्रिटिक्स हैं डेवलपमेंट्स मॉडल्स के, जिन्होंने पॉइंट आउट करा है जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उनकी लिमिटेशंस को लेकर। ये मॉडल्स कहीं ना कहीं बताते हैं, कई लोग अपनी अपनी राय है कि कहीं ना कहीं ये कॉस्टली प्रूव होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, और कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा उधार आ जाता है, बोरोविंग हो जाती है। इसलिए जो कोरिलेशन है कॉस्ट का और बेनिफिट का वो हमें इस मॉडल में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पार्टिकुलरली बात करें, हर एक मॉडल को उठा के देखें तो सबके आपको कहीं ना कहीं लिमिटेशंस दिख जाएंगी। बात करें पहले वाले मॉडल की, लिबरल मॉडल की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटलिस्ट कंट्री है तो सोशल वेलफेयर जो काम है या कुछ मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपको वहाँ पे लैग दिखेगा, कम दिखेगा। फिर उसके बाद सोशलिस्ट मॉडल की बात करें तो वहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है या मैं कह सकता हूँ लिबरलाइजेशन है ट्रेड का, या
इसके साथ आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी रिफॉर्मेशन है, बाहर कंट्री से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपको कम देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बात करूँ मैं मिक्स इकोनॉमी में, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो कॉस्टली है ये काफ़ी ज़्यादा प्रूव होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको इसका बहुत कॉस्ट उठाना पड़ता है, तब जाके इसे कुछ ना कुछ मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स के अनुसार बताया गया है कि बहुत कम ही चांस रहता है कि हमें बेनिफिट्स मिल पा रहा है। तो इसीलिए डेवलपमेंट कंट्री इतने सालों से डेवलपिंग है। तो ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने ओपिनियन दिया है, हर मॉडल का आपको क्रिटिक्स देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जितने भी हमारे सोशल इन्वायरमेंटल कोस्ट है डेवलपमेंट के, इन सब ने जितने भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन सबको मजबूर किया है कि नए नए डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाए, ताकि जितने भी हमारे सोशली इन्वायरमेंटली कोस्ट हो, हमारे इफ़ेक्ट्स हमें दिखते हैं डेवलपमेंट में, उनको हम कम से कम कर सकें। पॉलिटिकल लीडरशिप है चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब ने अपने अपने न्यू मेथड्स अपनाए हैं डेवलपमेंट्स को लेकर, जो कि इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल हो, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वालिटी के तौर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम इस सारे इश्यूज़ को लेकर चलें, जैसे कि राइट्स हो गए, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। इन सबको भी अकाउंट में लिया जाता है जब हम इन सारे डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो कई सारे अल्टरनेटिव मॉडल भी अपनाए गए हैं जिसमें हर एक इंडिविजुअल्स को अपने रिसोर्सेज के ऊपर जेन्युइन क्लेम दिया जाना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट मॉडल की, तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना मस्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, यानी इस समय में जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ इस चैप्टर की, तो देखिए जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक डिज़ायर है लोगों का बेटर लाइफ को जीने के लिए। ये एक बहुत पावरफुल डिज़ायर है और मैं कह सकता हूँ जो हमारी होप है ना इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हमें ले जाती है एक ह्यूमन एक्शन की तरफ, कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट्स हम चाहते हैं, हमारी जो आशा इम्प्रूवमेंट करने की, उसी की वजह से हम ह्यूमन एक्शन करते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत बड़ी तरीके से देखा, वाइडली देखा कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स की हमें होप्स दिखती हैं, हमें आशाएँ दिखती हैं, जिसे हम बहुत क्रिटिकली तौर पे जांचते हैं। यहाँ पे हमें कई सारे मल्टी प्रॉन्ज्ड हमें कई सारे सर्च मिल जाएंगे जिसमें हम इक्विटेबल, सस्टेनेबल, डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को तलाशते हैं। इसी प्रोसेस में हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिले पॉलिटिकल थ्योरीज़ के, जैसे कि हमने बात की इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी की, राइट्स की, जो कि अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा रीइंटरप्रेट किए गए हैं। जो भी इश्यूज़ देखिए अराइज हुए हैं डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, उसने भी कई सारे चॉइसेस को रिवील करा है, जिसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ता है, बाकी ह्यूमन बींग्स पे भी पड़ता है, अदर स्पीसीज़ पे भी पड़ता है हमारे वर्ल्ड में। हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम एक लार्ज यूनिवर्स का पार्ट हैं और जो भी हम काम करेंगे अपने डेवलपमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, और हम सब एक दूसरे से लिंक है, और जो भी हम अपने काम करेंगे डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसका दूसरे पे भी असर पड़ेगा। हमारे जो एक्शन है वो सिर्फ हमारे नहीं है, उससे बाकियों को भी अफेक्ट पड़ेगा। उसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ तक कि हमारे खुद के ओन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली के साथ चूज़ करना चाहिए और अपने माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंट नीड नहीं, बल्कि हमारे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो भी अच्छे से मीट हो पाए, यानी वो भी अच्छे से हम उसको संभाल सकें। तो मुझे आशा है आपको पूरा जो डेवलपमेंट का चैप्टर है वो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ पेज नंबर 157 पे आपके कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के, वो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने अगर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे आशा है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर्स के, चाहे वो चैप्टर 1 से लेकर 9 हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या तो हमारी क्लास 11 हिस्ट्री की सीरीज़ हो, वो सब भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट और एजुकेशनल अपडेट्स लेके आते रहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।